नमस्कार। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन जब कोई प्राणी हिंसा करता है और हमारे बच्चे, विधवाएं और माएँ बिलखती हैं तो उस समय अहिंसा का राग अलापना कायरता है। ये बयान है लाल बहादुर शास्त्री का, देश के दूसरे प्रधानमंत्री। कद काठी सिर्फ 5 फुट 2 इंच की, लेकिन इरादे ऐसे कि उनके आगे दुनिया की महाशक्ति भी घुटने टेक दे। वो 2 साल से भी कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में मिसालें ऐसी छोड़ गए जिनके साथ नए हिंदुस्तान की इबारत लिखी गई। हिडन फाइल्स के आज के अंक में शास्त्री जी का जिक्र इसलिए क्योंकि एक सवाल उनके निधन के 56 सालों बाद भी देश के सामने खड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि एक डेमोक्रेसी में एक सिटीजन का पहला हक सच जानना होता है, द राइट टू ट्रूथ, तो अब आप पता कीजिए कि सच क्या है। और वो होगी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को असली श्रद्धांजलि, असली जस्टिस। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तब से लेकर 11 जनवरी 1966, जिस दिन उनकी मौत की खबर आई, करीब 1.5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। इतने छोटे से कार्यकाल में शास्त्री जी ने युद्ध और अनाज के संकट काल में जय जवान जय किसान जैसे नारे के साथ पूरे हिंदुस्तान का हौसला बुलंद रखा। लाइसेंस राज खत्म कर उद्योगों को बढ़ावा देने और हरित क्रांति की बुनियाद रखने के साथ हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनने का ख्वाब दिखाया। ऐसा व्यक्ति ऐसे अंत का शिकार कैसे हो गया, जिसका कोई जवाब आज तक किसी के पास नहीं। आखिर शास्त्री जी की मौत से जुड़ी कुछ फाइलें जो उनकी मौत का राज खोल सकती हैं, कहाँ दबी रह गई या दबा दी गई। लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत से जुड़ी एक फाइल कुछ साल पहले इस किताब में आई थी, कन्वर्सेशन विद द क्रो। इस किताब में जिस हिडन फाइल का जिक्र मशहूर जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस ने किया है, उसमें एक बयान है CIA के पूर्व ऑपरेटिव रॉबर्ट क्राउली का। हमने उस गाय की पूजा करने वाले, टोपी पहनने वाले उस बेवकूफ नेता और भाभा को यूं ही उड़ा दिया। CIA की नजरों में वो गौ भक्त, टोपीधारी, बेवकूफ नेता कौन था? हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तब देश 1962 की जंग के जख्म से उभरा ही था। देश में बुनियादी विकास के साथ सैन्य मोर्चे पर भी मजबूती का खाका तैयार किया जा रहा था। उस दौर में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिक थे जो देश की जरूरत को देखते हुए परमाणु परीक्षण करने का मन बना चुके थे। भारत के इस रुख से अमेरिका में खलबली मच गई, जिसका जिक्र भी रॉबर्ट क्राउली ने अपने बयान में किया है। क्राउली के मुताबिक परमाणु बम के साथ भारत दुनिया के लिए खतरा बनता दिख रहा है। इसी किताब में क्राउली डॉक्टर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे साजिश की बात करता है, और ये संयोग नहीं। दोनों हस्तियों की मौत 13 दिन के भीतर होती है, वो भी रहस्यमयी। सबसे पहले 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई, और उसके 13 दिन बाद वियना जाते हुए डॉक्टर भाभा का प्लेन क्रैश। लेकिन आज तक इन दोनों ही घटनाओं का पूरा सच किसी को नहीं पता। आखिर क्या हुआ था हिंदुस्तान को चौथी परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले इन दो हस्तियों के साथ?
जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वो चिंताजनक भी हैं, अफसोसजनक भी हैं, रहस्यमय भी। कुछ चीज़ों से पर्दे हटे हैं, कुछ से हटने शेष हैं। शास्त्री जी के निधन के बाद 5 दशकों में ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं हुई उनकी मौत की वजह जानने की। जांच के लिए कमेटियां बनी, स्वतंत्र रूप से भी कुछ लोगों ने जांच की, लेकिन इसमें वो फाइलें हर बार बंद या गायब ही रहीं जिनसे ये पता चले आखिरी वक्त में वो जिस ताशकंद में थे वहाँ किस किस से मिले, क्या क्या खाया पिया, वो बीमार पड़े तो उसकी तात्कालिक वजह क्या थी, उनका जो पहला इलाज किया गया वो क्या था। इसका ब्यौरा कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, जबकि ये सब कुछ उसी दिन से खटक रहा था जिस दिन ये खबर आई कि ताशकंद समझौते पर दस्तखत के अगले ही दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। 11 जनवरी 1966 सुबह 9:30 बजे ताशकंद। तिरंगे में लपटा हिंदुस्तान के उस शांति दूत का पार्थिव शरीर जब ताशकंद की सड़कों पर निकला तब पूरी दुनिया की आंखें नम थी। ताशकंद के उस इन टूरिस्ट होटल जहां लाल बहादुर शास्त्री ठहरे थे, वहां से लेकर एयरपोर्ट तक 17 किलोमीटर का सफर आंसुओं के साथ एक किस्म के अविश्वास से भरा हुआ था। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर हवाई जहाज में रखवाते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने ऐसे ही किसी अंदेशे में कहा था, ये वो इंसान था जिसने भारत पाकिस्तान के बीच अमन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। खुदा ना करे इसका नतीजा हमारे मुल्कों पर बुरा हो। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधि अयूब खान ही थे। तब पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन था और भारत के साथ 1965 में इन्हीं अयूब खान ने जंग का मोर्चा खोला था। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। तब बातचीत की टेबल से पहले लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिन्होंने जंगी मैदान में हिंदुस्तानी सैनिकों का हौसला आसमानी बुलंदियों तक बढ़ाया था, वो भी अमेरिका जैसे सुपर पावर की धमकियों के बीच। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अमेरिका चाहता था कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाने के बावजूद भारत जंग रोक दे, लेकिन शास्त्री जी ने आह्वान किया, वीरों तुम बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलने जब वो सेना अध्यक्ष, तीनों सेना अध्यक्ष यहाँ पे आए, उनको उन्होंने आदेश दिया कि आप तुरंत इसका जवाब जो है पूरी मजबूती के साथ करें और 2-3 फ्रंट्स आप और खोलें और लाहौर पर आप हमला करें, लाहौर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अनिल शास्त्री को आज 56 साल बाद भी ये बात कचोटती है। जो पिता 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने तक तमाम दबावों के बीच अडिग रहे, वो ताशकंद में शांति समझौते के बाद इतने कमजोर पड़ गए क्योंकि आधिकारिक रूप से परिवार को बताया गया था शास्त्री जी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ने का जो पूरा मामला बताया गया, उस पर आज 56 साल बाद भी यकीन नहीं होता, क्योंकि ताशकंद में जो लोग शास्त्री जी के साथ मौजूद थे उनमें से किसी के मुताबिक ऐसे हालात का कोई ब्यौरा नहीं मिलता जिससे दिल के दौरे की बात सच लगे। मेडिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में एक हल्का दौरा पड़ा था। इसके बाद शास्त्री जी पूरी तरह इस बीमारी से उबर गए थे। अक्टूबर 1965 में उनकी दोबारा जांच हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह फिट करार दिया था। तो फिर 10 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से शास्त्री जी तथाकथित दिल के दौरे का शिकार हो गए। 2 अक्टूबर का दिन वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन होता है।
उनके जीते जी ये बेहद ही साधारण तरीके से मनाया जाता था। लेकिन उस दिन पत्नी ललिता शास्त्री की आंखों में श्रद्धांजलि के साथ कुछ सवाल भी खटक रहे थे। उस दिन ललिता शास्त्री ने अपने पति की मौत की जांच कराने की मांग सार्वजनिक रूप से कर दी। ललिता शास्त्री की उस मांग के साथ जो सवाल खड़े हुए थे वो एक बार फिर से अखबारों की सुर्खियां बने। क्या शास्त्री जी को जहर दिया गया था? मौत के बाद शरीर नीला क्यों पड़ गया था? मौत के 10 घंटे में शरीर क्यों फूल गया था? कमर और गर्दन के पीछे क्या चुभोया गया था? जहर देने के शक पर भी पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? और जब उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज से उतारा जा रहा था, उतारने के बाद जब नीचे आया तब हम लोग थोड़ा चंभे में पड़ गए, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल नीला हो चुका था और उनके यहाँ माथे पे टेम्पल्स पे जो है सफ़ेद धब्बे थे। तो कुछ समझ हम लोग को तो आए नहीं, लेकिन मेरी माँ ललिता शास्त्री जी ने कहा कि ये ऐसा लगता है कि ये मृत्यु इनकी जो है वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। शास्त्री जी को लेकर ये वो अंदेशा था जो मौत के 5 सालों में बढ़ता ही गया था। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह सवालों के घेरे में था 10 जनवरी 1966 की रात का घटनाक्रम। सब कुछ 4 घंटे के भीतर ऐसे तेजी से बदला जिस पर यकीन करना किसी को भी मुश्किल हो। 10 जनवरी 1966 की उस सुबह ताशकंद समझौते के लिए बैठक में पहुंचे लाल बहादुर शास्त्री। तब उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। कोई दबाव या हावभाव में किसी अवसाद की कोई छाया नहीं थी। समझौते के बाद शास्त्री जी प्रेस के सामने भी उसी अंदाज में मौजूद हुए, शांति के अपने मिशन पर अडिग दिखे। इसी तरह वो रूसी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई विदाई पार्टी में शामिल हुए और रात 9 बजे के करीब अपने गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़े। शास्त्री जी अपने गेस्ट हाउस के लिए निकले तभी पहली हैरानी होती है। उन्हें ताशकंद के उस इन टूरिस्ट होटल में नहीं ठहराया गया जहां दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल ठहरा हुआ था, बल्कि उनके लिए शहर के बाहर एक निजी विला, जिसे उज्बेकिस्तान में डाचा कहा जाता है, वहां इंतजाम किया गया था। लेकिन शास्त्री जी ने इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्हें तो एकांत और प्रकृति के बीच रहना पसंद था, वो चाहे देश हो या फिर विदेशी दौरा। उन पे अपने पूरे कपड़े नहीं थे जिसमें ताशकंद जा रहे थे, कोट भी उन्होंने उधार लिया है। ऐसी मिसाल राजनीति में नहीं मिलती है। लेकिन जिस सादगी के साथ शास्त्री जी बड़े डाचा में ठहराए गए थे, वो उनकी मौत के बाद सबसे बड़े सवालों के घेरे में आया। बड़े से बंगले में उनके निजी स्टाफ के कमरे भी काफी दूर थे। सचिव, डॉक्टर और रसोइये के कमरे भी 4 से 5 मिनट की दूरी पर थे। शास्त्री जी के कमरे में कोई बेल, टेलीफोन तक नहीं था। ऑक्सीजन ऑपरेटर और एम्बुलेंस तक नहीं था विला में। और कुलदीप नैयर ने तो अपने किताब में भी लिखा है कि उनको भी ये ताज्जुब हुआ कि उनको इतने दूर क्यों ठहराया गया। हमारे जो साथी के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर गए थे, उन्होंने इतराज़ भी किया कि भाई इतने दूर क्यों। तो उन्होंने कहा नहीं साथी जी, क्योंकि वेजिटेरियन हैं और वहाँ ताशकंद डेलीगेशन में लोग शराब वारा पियेंगे, जो ताशकंद होटल है, तो हमने उनको अलग एक किनारे एक 20 किलोमीटर दूर विला कहते हैं वहाँ पे रूस में, विला में हमने उनका इंतजाम किया। मशहूर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस सचिव थे और ताशकंद के पूरे दौरे पर उनके साथ थे। कुलदीप नैयर ने लाल बहादुर शास्त्री को अलग ठहराए जाने पर हैरानी के साथ उस पूरे दौरे पर शास्त्री जी के ज़हनी हालत के भी चश्मदीद रहे थे। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में उस तनाव का जिक्र करते हुए लिखते हैं। हेलो 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 कुसुम, कैसी हो बेटा? हाँ बाबूजी प्रणाम, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
अच्छा ये बताओ, तुमको ये ताशकंद समझौता कैसा लगा? हमें तो अच्छा नहीं लगा पिताजी। और तुम्हारी अम्मा को कैसा लगा? अम्मा को भी कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सवाल शाम से ही शास्त्री जी के जहन में उमड़ घुमड़ रहा था, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कुछ पत्रकारों ने समझौते के बाद जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस लौटाने को लेकर सख्त सवाल पूछे थे। After the Tashkent Agreement, G.K. Reddy of Times of India and Rangaswamy of Hindu, they heckled Shastri very much. What did you do? You have given Hajipur and Titwal, there used to be those two posts, and got nothing. Shastri said कि भाई अगर आप लोग इतने खिलाफ हो तो बाहर वाले बहुत खिलाफ होंगे. तो after that evening, he was pacing up and down. कुलदीप नैयर के मुताबिक शास्त्री जी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि समझौते को लेकर देश में क्या प्रतिक्रिया है। यही बात वो अपने दिल्ली कार्यालय और परिवार के लोगों से समझना चाह रहे थे, लेकिन परिवार ने अपना रुझान जाहिर कर दिया। पत्नी ललिता शास्त्री इतनी नाराज हुई कि बार बार बुलाने पर भी फोन पर बात करने नहीं आई। ये सही है कि जो ताशकंद समझौता है उसमें जो जमीन हम लोगों ने जीती थी उसको भी हमने वापस करना पड़ा। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है, ये इमोशनल भी हो सकता है, सेटबैक भी हो सकता है। और देश की जनता उस समय कच्छ के रण को लुटाए जाने के पक्ष में नहीं थी। मेरे को याद है सड़कों पे ये नारे मैंने भी सुने हैं, देश ना हारा कौम ना हारी, हारी है सरकार हमारी। जब कच्छ का रण वापस दिया तो देश की सड़कें पर ये नारे गूंज रहे थे। ये सही है कि ताशकंद समझौता होने के पहले ही 1965 के भारत पाक युद्ध में जीते हुए इलाके पाकिस्तान के हवाले करने का मुद्दा संसद में उठा था। समझौता होने के फौरन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कुछ सांसदों ने इसकी सख्त आलोचना की थी। तब शास्त्री जी ने कहा था कि विपक्षी दलों को आलोचना का अधिकार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसे लेकर वो इतने तनाव में नहीं थे कि अगले ही कुछ घंटों में उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए। वो देर रात तक अपने कमरे में चहलकदमी ज़रूर कर रहे थे, लेकिन कुलदीप नैयर के मुताबिक सोच विचार की मुद्रा में वो अक्सर ऐसा ही करते थे। रात का खाना और सोने से पहले दूध भी रोज़ की तरह लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? ताशकंद के उस बंगले में रात 1 बजे जब पूरा स्टाफ सो चुका था, अपने कमरे में लाल बहादुर शास्त्री कुछ इस तरह बेचैन थे। वो रुक रुक कर खांस रहे थे। खांसने के साथ उनके सीने में दर्द बढ़ता जा रहा था, आवाज बैठती जा रही थी, लेकिन मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। पिछले 20 बरस से साथ रहने वाला उनका रसोइया रामनाथ भी नहीं। रात करीब 12 बजे के आसपास उन्होंने रामनाथ को उसके कमरे में भेज दिया था, क्योंकि अगली सुबह 7 बजे ही भारत लौटने की फ्लाइट थी। Around midnight, we were just packing, and so Shastri ji walking said, "Doctor." रात 1:20 पर शास्त्री जी बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकले। वो बेहद हल्की आवाज में डॉक्टर को पुकार रहे थे। शास्त्री जी की तबीयत खराब है इसकी सूचना उनके दिल्ली निवास तक पहुंचा दी गई थी, लेकिन उस सूचना से अलग शास्त्री जी की हालत ज्यादा खराब थी। जब तक शास्त्री जी को उनके सहयोगी सहारे के साथ उनके कमरे में बेड पर ले जाते, तब तक वो नींद बेहोशी की हालत में चले गए। उस वक्त तक उनके निजी डॉक्टर RN चुग भागते हुए कमरे में आए। उन्होंने नब्ज देखी और रो पड़े। शास्त्री जी के पास वाकई वक्त नहीं बचा था।
ताशकंद समय के मुताबिक रात 1:32 तक उनकी आखिरी नब्ज भी डूब गई। आधे घंटे के बाद या पौन घंटे के बाद फिर एक फ़ोन आया कि उनकी तबीयत खराब है, और फिर आधे घंटे के बाद ये खबर आई कि उनका निधन हो गया। शास्त्री जी अपने बिस्तर पर बेसुध थे। धड़कनें हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, लेकिन कई सवाल सुबह होने तक बेचैन हो चुके थे। इसमें सबसे बड़ा सवाल था, इसका अंदेशा सबसे पहले रूसी एजेंसियों को हुआ। संदेह के आधार पर उन्होंने सबसे पहले ताशकंद में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के रसोइये जान मोहम्मद को हिरासत में लिया। उसके बाद शास्त्री जी के रसोइये रामनाथ से 5 घंटे तक पूछताछ हुई। इस पूछताछ में रूसी एजेंसियों ने क्या जानना चाहा था, इसकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन रसोइयों को सबसे पहले हिरासत में लेने का मतलब उनके खानपान में कोई गड़बड़ थी। बाद में शास्त्री जी की गर्दन के पीछे सुई लगाने का निशान मिला। ये वो पॉइंट होता है जहां से डेड बॉडी में से जांच के लिए फ्लूइड्स निकाला जाता है। इस आधार पर माना गया कि जहर देने का पहला शक ताशकंद में ही हो चुका था। संभव हो प्रधानमंत्री और राजदूत टीएन कॉल के रसोइयों को हिरासत में लेने से पहले रूसी एजेंसियों ने भारत सरकार से इजाजत भी ली हो, लेकिन दूतावास के किसी भी शख्स को बिना सरकार की मंजूरी के हिरासत में नहीं लिया जा सकता। शास्त्री जी की मौत की जांच की मांग करते हुए ये सवाल संसद में भी उठा था। अब सवाल था कि क्या जहर दिए जाने का शक जब ताशकंद में ही हो चुका था, तब शास्त्री जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? उस दौर की कई खबरों में ये बात सामने आई कि रसोइयों से पूछताछ के बाद रूसी एजेंसियों ने शास्त्री जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने इसे क्यों नहीं कबूल किया? या फिर अगर रूस की तरफ से यह ऑफर नहीं भी आया तो भारत सरकार ने पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? इस सवाल के साथ पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर था। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनारायण जैसे नेता सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि सत्ता में आने पर वो इस मामले की तह तक जांच कराएगी। इसे ललिता शास्त्री का पूरा समर्थन था। परिवार ये जानना चाहता था कि शास्त्री जी से आखिरी बार कौन कौन मिला था। रूसी एजेंसियों ने शुरुआती जांच में क्या पाया? हार्ट अटैक के पीछे मेडिकल कंडीशन क्या पता चली? शास्त्री जी के सामान के साथ उनका थर्मस क्यों नहीं आया? शास्त्री जी की रोज नामचे वाली लाल डायरी क्यों नहीं दी गई? थर्मस था, रहता था उनके साथ। उस थर्मस में वो उनका दूध रखा जाता था और रात में आने में वो सोते थे, लेकिन वो तो खाली था। और उसके बाद वहाँ से उस रामनाथ ने देखा, लेकिन पैकिंग करते समय वो थर्मस गायब था। और इसके अलावा वहाँ पर जो ये था, उनकी लाल डायरी एक रखते थे जिसमें लिखते थे वो रोज़ का अपना, वो लाल डायरी भी मिसिंग है। ये दो चीजें ऐसी थीं जिनकी जांच से बहुत कुछ पता चल सकता था, जैसे वो लाल डायरी जिसमें शास्त्री जी पूरे दिन मिलने जुलने वालों का ब्यौरा लिखते थे, और वो थर्मस जो उनकी मौत के बाद कमरे में गिरा मिला था। इससे पता चलता जो दूध या पानी शास्त्री जी ने पिया उसमें आखिर क्या मिलाया गया था। ऐसे सवालों पर इससे पहले कि गहन जांच होती, दो हादसे ऐसे हुए जिसने शास्त्री जी की मौत को और रहस्यमयी बना दिया। और जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 1970 में कहा था कि हम शास्त्री जी के मित्र के बारे में हम इंक्वायरी बैठाएंगे। डॉक्टर चुप की उसके बाद हत्या हो गई। जो उनके साथ रामनाथ, उनका अटेंडेंट साथ में गया था, उसका भी पहली बार एक्सीडेंट हुआ, वो बच गया, दूसरी बार वो भी मारा गया। ये दो लोग डॉक्टर आर.एन. चुग और रसोइया रामनाथ शास्त्री जी की मौत के सबसे बड़े चश्मदीद थे, और जांच एजेंसियों के सामने इनका बयान अहम खुलासे कर सकता था। लेकिन ये दोनों ही रहस्यमयी हादसों में मारे गए। एक रास्ता अब भी बाकी था। अगर सरकार शास्त्री जी की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करती। शास्त्री जी के परिवार की तरफ से और दूसरे लोगों ने भी बार बार सरकार से गुहार लगाई।
भले ही मौत दिल के दौरे से हुई, लेकिन वो दस्तावेज जारी किए जाएं, ताकि ये राज हमेशा हमेशा के लिए खुल जाए। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने भी माना कि उसके दस्तावेज हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे जारी नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि उन दस्तावेज़ों को, उनके मौत से संबंधित दस्तावेज़ों को उजागर करना चाहिए, मतलब उसको डिक्लासिफाई करना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि वास्तविकता क्या थी। हिडन फाइल्स के साथ हमारा मकसद उन सवालों और उन गुत्थियों को सामने लाना है जिनके सुलझे बिना सच सामने नहीं आ सकता। अनिल शास्त्री और पूरा शास्त्री परिवार यह चाहता है कि 56 साल बाद ही सही उनके पिता और देश के दूसरे प्रधानमंत्री की मौत से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक की जाएं। इस अपील में शामिल होते हुए आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई गुत्थी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।